नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस की 45 में से 41 सवाल मिल चुके हैं और सारे सवाल आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट सेक्शन में बताना इन 41 जीके के में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। 4 सवाल जो नहीं मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी सवाल है वो 100% रियल और ऑथेंटिक है, इस बात पर लाइक करते हुए आपको कंटिन्यू करना है। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिप की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जो कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और ये सवाल आपके सामने, भेल की स्थापना कब हुई है? भेल की स्थापना पहले भी आ चुका है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 13 नवंबर 1964 को की गई थी। आपको गैल की पूछ ले गैस वाला, तो इसकी स्थापना हुई है अगस्त 1984 को। अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है? तो ये विकल्प दे रखे थे। सबसे अधिक प्रतिरोधकता के केस की बात करें तो जो अवरोधक रहेंगे, जैसे कांच अवरोधक है तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक रहेगी अवरोधक की। तो आप कहेंगे सबसे कम। धातु की प्रतिरोधकता सबसे कम, उसके बाद मिश्र धातु, उसके बाद अर्धचालक। प्रतिरोधकता होती क्या है? प्रतिरोध का ही तो समानुपाती होता है गुणधर्म, एक तरीके से पदार्थ की प्रकृति पर जो डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, वो प्रतिरोधकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धातुओं में अलग अलग, जैसे कि गोल्ड की प्रतिरोधकता सबसे कम, उसके बाद कॉपर की रहती है। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनकी प्रतिरोध कम रहता है, इसलिए कॉपर जैसे वायर है, एल्यूमिनियम है, इनका यूज़ किया जाता है ट्रांसफर वायर वगैरह में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कांच का प्रतिरोधकता है वो सबसे अधिक है। क्वार्ट्ज की कांच से भी अधिक होती है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए गणेश चतुर्थी का बेहतरीन ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, यानी कुछ किसी अच्छे ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन डील है। 2 दिन के लिए लिमिटेड टाइम की डील है। बप्पा का आशीर्वाद ऑफर के तहत आपको जो 315 में 315 में ये डील मिल रही है, जो 500 रुपये की डील है। और इसमें जो आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर रहे हो तो ये 349 से 315 यानी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। और टेक्स्ट बुक पर ये जो मॉक टेस्ट रहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, यानी ईयरली जो टेक्स्ट बुक पास है 580 प्लस एग्जाम्स के, रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर स्टेट लेवल 2 सीईटी वगैरह एग्जाम है, इन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट एक ही आपके पास में मिल जाएंगे। 1 वर्ष की वैलिडिटी है। तो अभी इस डील को ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए। अगला सवाल है, बेंजीन में कुल कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? इससे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर का सवाल ग्रुप डी में आ चुका है। तो बेंजीन में आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है, ये बेंजीन की संरचना है। तो बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन कार्बन 6 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से आप कहेंगे 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गई। इसके बाद 6 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य भी एक एक बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 पाई बॉन्ड है। और 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 पाई बॉन्ड बराबर 15 बॉन्ड है टोटल। तो 12 सिग्मा 3 पाई करके ऑप्शन में था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं एक जगह से दूसरे जगह? और प्रवास में भी जैसे कि बहुत से पक्षी हैं रशिया से भारत में आते हैं और भारत से रशिया में जाते हैं, साइबेरियन सार्स वगैरह। तो ये पक्षी जलवायु परिवर्तन करके, जैसे कि अलग अलग जलवायु है, रशिया में ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर जाकर भारत में गर्मियों में, सर्दियों में आते हैं, वहाँ पर गर्मियों में वापस चले जाते हैं और अंडे देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन है, इसका हो जाएगा करेक्ट। प्रिज्म में सबसे कम विचलन है किस कलर का है? ये भी रिपीट हुआ है, सभी को पता होगा विबज्योर से। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, उसका विचलन। बाकी आप प्रिज्म का स्ट्रक्चर देखा है, जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है और ऐसे मुड़ती है तो सबसे कम कौन सा कलर ऊपर आप देखते हो? रेड, वो ज़्यादा नहीं मुड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ऑरेंज, येलो, ये इसका क्रम रहता है। और सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो वायलेट का होता है। तो रेड का सबसे कम विचलन होता है। अगला सवाल, जलीय जंतुओं के लिए उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? कौन सा जलीय जंतु है, उत्पाद है, वो उत्सर्जित करते हैं ज़्यादातर? अमोनिया। अमोनिया कॉमन रहेगा सभी जलीय जंतुओं का, ये उत्सर्जित उत्पाद रहेगा ही रहेगा अमोनिया, क्योंकि ये पानी में आसानी से
घुलनशील हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन आप देख पा रहे हो, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी जो लार ग्रंथियां रहती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, ओवरीज है, टेस्टिस है, ये सभी ग्लैंड है अंतःस्रावी ग्रंथियां। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वॉशिंग सोडा पर आधारित स्टेटमेंट था, जिसमें एक तो फॉर्मूला दे रखा था, एक उपयोग के करके था। तो पूछा होगा कोई कौन से एक से अधिक स्टेटमेंट करेक्ट हो पा रहे हैं। वॉशिंग सोडा में 10 जल के अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला Na2CO3। और ये किससे प्राप्त कर सकते हो आप, सोडियम क्लोराइड से, नमक से इसको प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ यदि जल के सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जल से कराएंगे तो आपका सोडियम ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसके उपयोग में क्या होता है, एक तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है, जो विकल्प में दे रखा था, ध्यान रखना ये इसका एक उपयोग है। घरों में साफ सफाई में होता है। और बोरेक्स में इसका उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए मौलिक कर्तव्य 51A में 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े गए हैं और बाद में 11वां जोड़ा गया था 2002 में। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू है, ये भी रिपीट हुआ है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड है जो 1865 में ये आवर्षाणी दी है, अष्टक सिद्धांत है। पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व 56वां है जो थोरियम था। और ये आप देख सकते हो, इससे पहले पूछा गया है कौन से न्यूलैंड के ऑक्टेव को फॉलो करते हैं। तो Li और सोडियम का आ चुका है इससे पहले, बेरिलियम, मैग्नीशियम का आ चुका है। तो ये सभी आपको याद रखना है कौन सा तत्व आपस में गुणधर्म समानता दर्शाएंगे। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा, तीसरी बार रिपीट हुआ सवाल, अलग अलग सवाल जरूर आया लेकिन मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर बता दिया था। पहला सवाल आपकी ग्रुप डी में आया था, कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो आपने कहा 6 भाषाएं। दूसरा सवाल आया था, शास्त्रीय भाषा जोड़ने के नियम कौन से हैं, कौन सा नियम नहीं है। तो ये 4 नियम, एक तो वो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुरानी हो। सेकंड बात करूं नियम की, तो ये जो भाषा है इसका प्राचीन साहित्य आपको मिलता हो, जिसे बोलने वाले लोगों को पीढ़ियों के द्वारा एक मूल्यवान विरासत के रूप में मिली हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए, ये है इसके जोड़ने के नियम। और बाकी आने वाले सेट में एक सवाल आपको देखने को मिलेगा कि सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, जो लास्ट में ऐड हुई है वो है ओडिया भाषा 2014 में। आपको 2005 की पूछी तो आप कहेंगे संस्कृत, और सबसे पुरानी ये है तमिल। ये सभी आने वाले में मिलने ही वाले हैं। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में हुई है, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। नेक्स्ट सवाल, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। परिवार नियोजन करने के लिए सही स्टेटमेंट आपको इस प्रकार सवाल था कि स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट है, यानी बिना किसी चिंता का वातावरण, पर्यावरण। यूज स्मोक एंड ड्रिंक, तो स्मोक करना, धूम्रपान और शराब सेवन, ये था। यूज प्रोटीन, फूड में प्रोटीन अच्छा है। हेल्थी वेट और बॉडी है, ये सभी परिवार नियोजन में सहायक है। स्मोक एंड ड्रिंक वाला करेक्ट हो जाएगा, तो सही नहीं है, इस प्रकार से पूछा होगा। परिवार नियोजन का मतलब है गर्भधारण को, असमय गर्भधारण को कम करके जनसंख्या को एक तरीके से कंट्रोल करना, वो भी एक अच्छे तरीके से। माता का स्वास्थ्य, परिवार की आय, बच्चों के पालन पोषण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये परिवार नियोजन है। सबसे पहले भारत ने ही 1952 में ये राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया है, परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये जरूर याद रखना, 1952 में शुरुआत हुई है। बहुत बार रेलवे ने ये सवाल पूछा है आपकी एनटीपीसी में। रात में पेड़ क्या रिलीज करते हैं, रात में आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस केस में पेड़ है CO2 क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यूज होता है जल के साथ, इसलिए वो ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर CO2 है श्वसन के रूप में। अब श्वसन में आपको पता है पौधे O2 लेते हैं, CO2 त्यागते हैं। तो आप कहेंगे पौधों से हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो वो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है ना, वही ऑक्सीजन ज़्यादा होती है पौधे जो ग्रहण करते हैं उससे। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, या फिर उच्च रक्त शर्करा। अब शर्करा का मतलब क्या हो गया, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज आप कहेंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, भाई ग्लूकोज बढ़ रहा है तो शरीर को एनर्जी मिलेगी, तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है डायरेक्टली ग्लूकोज से थोड़ी एनर्जी मिलती है, उसको तोड़ने से, उसका पाचन करने से मिलती है। अब ग्लूकोज का पाचन कौन करता है, तो वो करता है इंसुलिन। अब शरीर में जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट
कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंसुलिन का स्रावन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंसुलिन किससे निकलता है? पैंक्रियाज से, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और जब इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो वहां पर ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इंसुलिन का जो डायबिटीज के रोग मरीज हैं उनको इंसुलिन का टीका दिया जाता है ताकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी जो सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है शुतुरमुर्ग के अंडे की, लेकिन पूछ रही है उसकी साइज क्या है। उसकी साइज है 130 से 170 mm इसकी साइज हो जाएगी। नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो दांडी मार्च आप इसे कह सकते हो। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई। यदि इस प्रकार पूछा है कि नमक आंदोलन के जस्ट बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नमक कानून को भंग किया गया, नमक कानून का उल्लंघन नहीं किया गया, उसकी अवज्ञा की गई, यानी कोई भी नमक बना सकता है। तो 6 अप्रैल 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप यदि ये नहीं था दांडी मार्च तो आप सविनय अवज्ञा करेक्ट कर सकते थे। और दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक रही है। कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। समुद्र तटीय गांव दांडी कहाँ पर है? नवसारी में है। इससे ग्रुप डी 2018 में सवाल आया था, दांडी कहाँ पर है, किस जिले में है गुजरात के। और यहाँ पर नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया था महात्मा गांधी जी ने। 78 लोग चले थे इस पैदल मार्च में। और कितने माइल्स की ये डिस्टेंस कवर की थी इन्होंने? 385 किलोमीटर, 240 माइल्स कह सकते हो। इससे भी काफी बार सवाल पूछा जाता है। 24 दिन की यात्रा थी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन सी रिएक्ट्स विद H2SO4, यानी एक्चुअली में बाद में कंफर्म किया तो सवाल था कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से साक्ट लाइम से आप रिएक्शन कराते हो तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो कैल्शियम सल्फेट है वो मिल जाएगा जो कि कम घुलनशील नमक के रूप में रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जल मिल जाएगा यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन थी सल्फर से। यदि रिएक्शन आपकी कैल्शियम की सल्फ्यूरिक एसिड से थी तो धातु है वो हमेशा आपको पता है अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और ये लवण बन गया कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रोजन को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है? अब ये सवाल में आपको दे रखा था अलग अलग स्टेटमेंट में हाइड्रोजन को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के क्रम के अकॉर्डिंग है। तो तत्वों का नाम आपको दे रखा था, कहीं कोई हाइड्रोजन के ऊपर था, कोई हाइड्रोजन के नीचे था। तो मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये अभिक्रियाशीलता क्रमणी का नीचे का स्तर आ रहा है, यानी सबसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो। यानी सबसे अभिक्रियाशील पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन को हटा देंगे, नीचे वाले ये नहीं हटा पाएंगे। ऑप्शन में पारद रहेगा, नहीं हटा पाएगा, कॉपर नहीं हटा पाएगा, सिल्वर नहीं हटा पाएगा, गोल्ड नहीं हटा पाएगा। नेक्स्ट सवाल, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है? आप कहेंगे भाई पद्मश्री तो 107 जनों को दिया गया है, इतना याद करना कैसे संभव हो पाएगा? तो बिल्कुल है, ये सवाल इस टाइप से पूछा गया है डायरेक्टली। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022। मैं बताऊं 2022 का जो NTP CBT 2 एग्जाम हुआ था, सेम डिट्टो सवाल ये आया था। जिनमें कैंडिडेट ने देखा होगा उन्होंने इसको करेक्ट कर दिया होगा। वैसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात करूं 2022 में टोटल 7 जनों को ये अवार्ड दे दिया गया है। अब इन 7 में से महिला एक ही है, तो ये महिला का पूछ लिया इन्होंने। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल से, इनको मिला है पद्मश्री। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको पूछ लें कितने जनों को पद्मश्री मिला, आप कहेंगे 107 को। पद्म भूषण 17 को है, पद्म विभूषण 4 को है। इनसे बार बार सवाल आ रहे हैं, आपको बार बार इसको पढ़ना होगा तभी याद हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को विश्व सिकिल सेल रोग, तो यहाँ पर सिकिल सेल रोग दिवस मनाने के लिए जो किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है सिकिल सेल रोग पर? तो सिकिल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। और इनके साथ साझेदारी किसने की है? तो साझेदारी फिक्की है, नोवार्टिस है, पिरामल फाउंडेशन, अपोलो अस्पताल, ये सभी के साथ साझेदारी रही है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, बार बार इस टाइप से सवाल आ रहे हैं और आप सभी उनको बार बार करेक्ट कर रहे हो क्योंकि इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैं 2 घंटे की वीडियो में बता चुका हूँ। ये न्यूमेरिकल का सवाल आप एक तो सही करने के लिए कार्तिक की चेहरे परिपाटी है, उसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अवतल लेंस का यहाँ पर पूछा है, तो अवतल लेंस में आपको पता है हमेशा फोकस दूरी हो गई या फिर तिर्जिया हो गई वो नेगेटिव में रहने ही वाली है। और लेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। और इसमें आपको
आवर्धन का भी यूज लेना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है और साथ साथ बिंब की ऊंचाई दे रखी है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट, और लेंस के केस में v अपॉन यू पॉजिटिव। अब यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी सभी कार्तिकेय चयन परिपाटी के अकॉर्डिंग। जब अवतल लेंस की बात हुई है, अवतल लेंस में जो बिंब है जिस डायरेक्शन में बनता है उसी डायरेक्शन में, सॉरी जिस डायरेक्शन में बिंब है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब भी है, यानी बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी v और u दोनों नेगेटिव रहती हैं अवतल लेंस में। तो सबसे पहले तो फोकस दूरी आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो एफ के स्थान पर आप रखेंगे 16 सेंटीमीटर, वो भी क्या रखेंगे नेगेटिव में रखेंगे -16। वी के स्थान पर आप क्या रखेंगे, आप कहेंगे वी तो ज्ञात करेंगे हम, ठीक है कर लो याद। और वस्तु की दूरी है 24 सेंटीमीटर है, यानी -24 और आप यू करना पड़ेगा एक तरीके से यहाँ पर, फिर आपको v की वैल्यू मिलेगी। जो v की वैल्यू मिलती है, जो भी माइनस प्लस में मिले वो आपको कंसिडर करना है, v की वैल्यू आपको माइनस में ही मिलने वाली, वो माइनस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, u की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो हाइट ऑफ जो इमेज है वो भी प्लस में आने वाली क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में ही बनने वाली, और h आपको दे रखा ऑलरेडी 2.5 सेंटीमीटर है, वो प्लस में लेना है, तो h डैश निकल के आ जाएगा। थोड़ा आपको करना पड़ेगा ये सवाल। अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है, उसकी फोकस दूरी प्लस माइनस दोनों करके ऑप्शन था, यानी 7.5 सेंटीमीटर प्लस भी था माइनस था। तो मैंने बार बार बताया उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे आपके लेंस हो, दोनों ही पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब रेडियस पॉजिटिव। तो 7.5 सेंटीमीटर आधी होती है त्रिज्या की फोकल लेंथ। ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता है? अब पूछा है भारतीय टीम ने, खिलाड़ी का नहीं पूछा है, टीम का। टीम में जैसे पुरुष हॉकी टीम है, तो पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक 2000 जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में हुआ है, तो उसमें पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो भारत के 4 ब्रॉन्ज मेडल है ओलंपिक 2020-21 में। 4 ब्रॉन्ज मेडल में एक तो पुरुष हॉकी टीम का, भारत ने किसे हराया था, जर्मनी को हराकर जीता। सेम सवाल CBT 2 में आया था कि भारत ने किसको हराकर ये हॉकी में ब्रॉन्ज जीता है, तो जर्मनी को हराकर। हॉकी में सिल्वर मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, गोल्ड बेल्जियम का था। इसके साथ साथ 4 ब्रॉन्ज में एक तो हॉकी टीम का, बाकी बजरंग पूनिया ने, PV सिंधु ने और लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, तीनों ने ही ब्रॉन्ज जीता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से भार वर्ग में जीता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से है, स्पोर्ट इनका बॉक्सिंग है बोरगोहेन का, 69 किलोग्राम में जीता है। ये है कहाँ से, असम से है, ये राज्य से भी पूछा जाता है। PV सिंधु हैदराबाद से है, ठीक है। तो PV सिंधु ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल ये बैडमिंटन में। सिल्वर जीता 2 प्लेयर ने, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, दोनों का वेट याद रखिएगा। कौन से भार वर्ग में, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम में, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम में। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता है, जेवलिन थ्रो ने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी, 48वीं रैंक रही थी। 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, यानी 7 मेडल इंडिया के रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 तक। अब स्थिति भारत की क्या आ गई है, वर्तमान में टोक्यो ओवरऑल टोक्यो में भारत के 35 मेडल है, 35 में 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का स्पेसिफिक मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन, और 2020 का ओलंपिक शुभंकर है वो है मेरिटोवा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष, साथ साथ मेंशन था अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इनके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी के पास में वर्तमान में कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये मंत्रालय और नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं। कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी जो महाबलेश्वर पर्वत है महाराष्ट्र में, वहां से नदी निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा की जो ट्राइब्यूटरी है, उपनदियां हैं, उसमें कोडानी, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी है, और साथ ही साथ जो कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई सिटी है वो है विजयवाड़ा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब मार्च 2022 का करंट अफेयर्स ये भी, तो मार्च 2022 के आज इससे अपने करंट अफेयर पूछे गए। PV सिंधु ने ये जीता है स्विस ओपन 2022 का खिताब, उन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबामुरुम्फान को हराकर ये महिला एकल खिताब जीता है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। GD बिरला पुरस्कार है, किसे दिया गया है, याद रखिएगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है,
आपको किसे दिया गया ये नहीं पूछा है, किस क्षेत्र में इनको दिया गया वो पूछा है। तो भौतिक विज्ञान क्षेत्र में उनका अर्धचालक जो नैनो क्रिस्टल है, उत्सर्जक अर्धचालक पर प्रकाश का, उस पर उन्होंने शोध किया है। कौन सा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है? विकल्प था रज पर्व, जैसे रजो पर्व बोलते हैं, मासिक धर्म से संबंधित ये पर्व है। और ऐसा माना जाता है इनके अकॉर्डिंग कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी है वो मासिक धर्म से गुजरती है। नेक्स्ट बार निम्न में से किसका कंपोस्ट जो खाद होती है, कूड़ा खाद है, कचरे से, कूड़े से बनाई जाती है, किसके द्वारा, कौन सा, किस प्रकार का कचरा उसमें चाहिए? ई कचरा है, जो गैजेट वगैरह होते हैं, मोबाइल फोन एक तरीके से ई कचरा यदि आप फेंक देते हो, ईयरफोन, इस प्रकार ई कचरा तो नहीं होगा कूड़े खाद में। मेडिकल अपशिष्ट भी नहीं होगा, घरेलू अपशिष्ट जरूर होगा, घरेलू जो भी कचरे हैं उनसे आप बना सकेंगे। कौन सा गुजरात में स्थित वन है? गिर वन है, इजी सवाल है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, एशिया में सिंह का, लायन का एकमात्र निवास स्थल। कौन सी दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये ऑप्शन था सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट, डायरेक्ट एनसीईआरटी। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? 3 स्तर कौन से? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद हो जाएगा ये त्रिस्तरीय पंचायत। ऑप्शन इसमें था तहसील समिति, तहसील नहीं होती, पंचायत समिति होती है। 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट का बल्ब 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा क्या होगी? यानी P बराबर शक्ति का मात्र क्या, शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI। P दे रखा है 200 वोल्ट और V दे रखा है 220, तो 200 बट्टा 220 बराबर आ जाएगी, यानी 20/22 कहें या फिर 10/11 कहें। नेक्स्ट सवाल, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? नई मंजिल योजना है, अल्पसंख्यकों के लिए ये योजना है, विश्व बैंक के सहयोग से। सेम सवाल शिवजी फर्स्ट में आया था आपकी ग्रुप डी नहीं, एनटीपी शिवजी फर्स्ट में। तो जो कैंडिडेट एनटीपी शिवजी फर्स्ट के 5320 क्वेश्चंस की जो 133 पारियों की पीडीएफ फाइल इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट से डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड करना। कोई किस प्रकार डाउनलोड करना है वो डेमो वीडियो आप चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये योजना है 8 अगस्त 2015 को शुरू की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो एक तरीके से पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं उनको प्रशिक्षण देना, 70% युवाओं को नौकरी दिलाने का उद्देश्य भी है। अगला सवाल, 2 कुंडली ए और बी किसी निश्चित डिस्टेंस पर हैं, 2 कोइल हैं ए एंड बी कोई निश्चित डिस्टेंस पर हैं, तो आपको पूछा क्या है, चुंबकीय प्रेरण कब ज्यादा होगा? अब एक कुंडली दूसरे के पास में आती है ना, तो वहां पर इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। जैसे इसमें करंट प्रवाहित हो रही है कुंडली में, वो दूसरी कुंडली के पास में आ रही है, तो इंडक्शन से उसमें भी करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। तो जब पास में आती है ना कुंडली, एक कुंडली दूसरे के पास में आती है, उस केस में ये हो पाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सवाल लंबा होगा, कौन सी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है वो दिया रहेगा। जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको दूसरी के पास ले आए या दूसरी को उसके पास ले आए, यानी नज़दीक लाना ही उद्देश्य है। तो आप कहेंगे दोनों एक दूसरे के पास आएगी तब ये हो पाएगा। और यदि एकदम तेजी से आती है एक कुंडली, यदि ज़्यादा कोई स्पीड का भी मेंशन था ना, तो स्पीड का ध्यान रखना, यदि कुंडली की स्पीड ज़्यादा तेजी से पास में आ रही, दूर हट रही, तो वहाँ पर इंडक्शन ज़्यादा होगा, विद्युत जो प्रेरण ज़्यादा होगा तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, स्पीड कम वाली इसके सापेक्ष। एक तार जिसकी लंबाई L और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, उसका प्रतिरोध 0.2 ओम है। बार बार इस फॉर्मूले से सवाल आ रहा है, R बराबर रो L/A होता है। तो यहाँ पर प्रथम केस में R की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 और ये हो जाएगा। पहले केस में लंबाई L है पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तो रो L/A की वैल्यू एक तरीके से आपको 0.2 दी गई। सेकेंड केस में क्या है, लंबाई 2L है, यानी आपको रो एक समान पदार्थ है ना, तो रो तो समान रहेगा। 2L/A कितना, A है 4A/4A बराबर में R आपको ज्ञात करना है। तो कैसे कर पाएंगे, आपको पता है 2 दूनी 4। अब क्या रह गया आपके पास रहा है 1/2 गुणा रो L/A बराबर R। अब रो L/A की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0.2, तो 1/2 गुणा 0.2, यानी 0.2 में 2 का भाग देंगे तो 0.1 आंसर आएगा ना, जो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तत्वों के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही क्रम। तो 2n² से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कोष में, सेल में, सबसे निम्न स्तर पर K, उसके बाद L, उसके बाद M। तो K में इलेक्ट्रॉन सबसे कम आएंगे क्योंकि पहला है, दूसरा है, तीसरा प्रथम कोष है। N के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना है 2, तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे कम। इसी प्रकार L कोष में कितना, 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 है, और M में आप कहेंगे 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 है, तो सबसे अधिक M कोष में। किसी देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था ग्रोथ क्या होती है, सभी में GDP करके आगे कुछ औसत GDP था, ये सभी ऑप्शन दे रखे थे। तो
पूरा लैंग्वेज नहीं मिली इस सवाल में क्या पूछा था। एक सवाल था हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारक देवता के रूप में किससे पूजा जाता है, यानी किन्हें कौन सा पौधा है उसे देवता के रूप में और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। तो सोम रस आपने सुना ही होगा, तो सोम देवता एकदम करेक्ट हो जाएगा, सोम का पौधा। N2 में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 2 इनके पास रह जाएंगे और 3 इसके भी, तो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कितने 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बना देंगे N2 में। तो आपने यहाँ पर 45 में से 41 सवाल एग्जैक्ट सवाल देखे हैं। और कोई भी आपको डाउट लगता है जिनमें कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है ये सवाल इस टाइप से था, लैंग्वेज इस टाइप से था, वो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि और कैंडिडेट को भी पता चले। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, बाय बाय। और ध्यान रखना जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं अभी अच्छा ऑफर है, बेहतरीन डील है जिसमें TTG के कूपन कोड यूज कर लेना। 315 में ये डील आप ग्रैब कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर। धन्यवाद।